Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपके सामने जिस विषय को लाई हूँ उस विषय का नाम है परिवर्तन और विकास के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस थ्रू चेंज एंड डेवलपमेंट। आज हम बात करने वाले हैं व्याख्यान क्रम 16 की, जो है प्रतिभा प्रबंधन हस्तक्षेप एवं कार्यबल विविधता हस्तक्षेप पर। इसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार या आखिर होता क्या है प्रतिभा प्रबंधन, और फिर हम बात करेंगे कि किस प्रकार हम अपने संगठन में अपने कर्मचारियों के प्रतिभा का प्रबंधन सुचारू ढंग से कर सकते हैं और कैसे किसी संगठन में संगठनात्मक उत्कृष्टता लाई जा सकती है प्रतिभा प्रबंधन के माध्यम से। साथ ही साथ हम इसमें बात करेंगे कि ऐसे कौन से प्रतिभा प्रबंधन हस्तक्षेप हम लेकर आएं जिससे हम अपने कर्मचारियों की प्रतिभाओं का अच्छे ढंग से प्रबंधन कर सके। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक हस्तक्षेप जिसका नाम है कोचिंग। साथ ही साथ हम बात करेंगे करियर योजना और विकास की, और इसके अलावा तीसरा हस्तक्षेप प्रतिभा प्रबंधन के अंदर आता है प्रबंधन और नेतृत्व विकास। इस पर भी हम बात करेंगे कि यह आखिर होता क्या है। इसके अलावा आज के संगठनों में या यह कहिए आज के व्यापारिक वातावरण में एक बड़ी ही अनोखा कंसेप्ट, या मैं कहूँगी अनोखा भी नहीं, जो कि बहुत ही बेहद ज़रूरी है किसी भी संगठन की विकास के लिए, वह है कार्यबल विविधता, यानी कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। तो हम समझेंगे कि आखिर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी होती क्या है, यह क्यों ज़रूरी है किसी भी संगठन के लिए। साथ ही साथ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी यानी कि कार्यबल विविधता को लाने के लिए हम ऐसे कौन से हस्तक्षेपों का इस्तेमाल करें जिससे कोई भी संगठन कार्यबल विविधता के चैलेंजेस को लेकर भी आगे बढ़े और इसको सुचारू ढंग से अपने शैली में लेकर आ पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रतिभा प्रबंधन क्या है और प्रतिभा प्रबंधन हस्तक्षेप क्या होते हैं। तो इससे पहले मैं बात करूंगी कि प्रतिभा प्रबंधन यानी कि टैलेंट मैनेजमेंट। जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी भी संगठन में जब हम स्टाफिंग फंक्शन की बात करते हैं तो स्टाफिंग फंक्शन में आता है कि किस प्रकार हम किसी आवेदक को या किसी कैंडिडेट को अट्रैक्ट करें, अपने संगठन की ओर आकर्षित करें। साथ ही साथ किस प्रकार से हम उसका चयन करें, उसको हम कौन से प्रशिक्षण दें कि वह अच्छे स्किल्स, अच्छे कौशल को लेकर संगठन में आए। साथ ही साथ हम किस प्रकार से उसको सैलरी दें, कैसे उसका मूल्यांकन करें, उसकी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करें, कैसे उसकी उत्पादकता बढ़ाएं। उसके अलावा हम किस प्रकार से उसके लिए एक अच्छा करियर सामने लेकर आएं, एक अच्छी करियर प्लानिंग करें। तो जब हम इन सारे अलग अलग छोटे छोटे फंक्शंस को साथ में लेकर चलते हैं तो उसको कहा जाता है टैलेंट मैनेजमेंट यानी कि प्रतिभा प्रबंधन। क्योंकि प्रतिभा प्रबंधन में हम यह कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से अपने कर्मचारियों की प्रतिभाओं को हम और सुचारू ढंग से और अच्छे ढंग से संगठन के विकास के लिए लेकर आएं। तो यह होता है प्रतिभा प्रबंधन। तो जैसे हम बात करें प्रतिभा प्रबंधन में हम मानव संसाधनों को ये देखते हैं कि वो किस प्रकार से आकर्षित हो रहे हैं कंपनी की तरफ, कैसे हम उन्हें सिलेक्ट कर रहे हैं, कैसे प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो यह है टैलेंट मैनेजमेंट। अब जब हम टैलेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके साथ संगठनात्मक विकास के लिए ज़रूरी है प्रतिभा प्रबंधन हस्तक्षेप। अब यह अगर हम बात करें तो एक समग्र प्रभावशीलता
की ओर हमें लेके जाते हैं, यानी कि ओवरऑल इफेक्टिवनेस को बढ़ाने की चीज़ बताते हैं कि किस प्रकार हम अपने संगठन को अच्छे ढंग से दक्ष बना सकें, प्रभावपूर्ण बना सकें और भी कुशल बना सकें और उसका विकास कर सकें। क्योंकि जैसा आप भी जानते हैं कि आज का जो बिजनेस वातावरण है वह बेहद ही प्रतिस्पर्धा है वहाँ पर। अब उस कंपटीशन को मैनेज करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम किस प्रकार से अपने टैलेंट यानी कि अपने मानव संसाधनों का अच्छे से नियोजन करें, अच्छे से मैनेजमेंट करें, अच्छे से प्रबंधन करें। तो जब हम प्रतिभा प्रबंधन की बात करते हैं तो इसमें हम 3 हस्तक्षेपों पर ज़्यादा जोर डालेंगे। पहला हस्तक्षेप है कोचिंग, दूसरा जिस पर हम बात करेंगे और डिटेल में वह है करियर योजना और विकास, और तीसरा है मैनेजमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट यानी कि प्रबंधन और नेतृत्व विकास प्रक्रियाएं। तो चलिए पहले बढ़ते हैं और समझते हैं कि कोचिंग प्रक्रिया क्या है या कोचिंग इंटरवेंशन या हस्तक्षेप आखिर है क्या। तो जब हम कोचिंग की बात करते हैं तो यह एक संरचित प्रक्रिया है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। आप किसी को भी कैसे भी कोचिंग नहीं दे सकते हैं। आप वरिष्ठ अधिकारी हो सकते हैं अपने संगठन का, लेकिन फिर भी आपको एक संरचित प्रक्रिया के तौर पर तरीके से आपको अपने मिडिल लेवल मैनेजर्स या अपने लोअर लेवल मैनेजर्स को कोचिंग प्रदान करनी पड़ेगी। जब हम कोचिंग की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो जोर रहता है वह है मानव संसाधनों के ज्ञान, कौशल और प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए रहता है। हम यह देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने कर्मचारियों की ज्ञान को बढ़ा सकें, उनके स्किल्स को बढ़ा सकें, साथ ही साथ हम उनकी परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन यानी कि उत्पादकता को बढ़ा सकें, जिससे कि कहीं ना कहीं समग्र संगठन का विकास हो। अब जब हम इस पे बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो फोकस रहता है वह व्यक्तिगत विकास पर फोकस रहता है, चाहे वो नेताओं की बात हो, टॉप मैनेजमेंट लीडर्स की बात हो, या फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स या लोअर लेवल मैनेजर्स एम्प्लॉयज की बात हो। हम यहाँ पे यह कोशिश करते हैं, यह जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इंसान को व्यक्तिगत तौर पर ऐसे कौन से कौशल, ऐसे कौन से ज्ञान प्रदान किए जाएं जिससे वह पूर्ण रूप से सक्षम होकर अपने संगठन की उत्पादकता को आगे बढ़ाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कोचिंग के प्रमुख पहलू क्या होते हैं। जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले ही बोला कि सबसे प्रमुख पहलू कोचिंग का होता है व्यक्तिगत विकास यानी कि पर्सनलाइज्ड डेवलपमेंट। हम जब यहाँ पे कोचिंग की प्रक्रिया को चालू करते हैं तो यहाँ पर जो कोच होता है और जो उसका ट्रेनी होता है, तो वहाँ पर हम उस ट्रेनी के लिए एक पर्सनलाइज्ड डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तिगत विकास की बात करेंगे। हम यहाँ पर संगठनात्मक विकास की बात उससे नहीं करते हैं। हमारा पहला उद्देश्य होता है कि हम उस व्यक्ति को एक व्यक्तिगत तौर पर इतना सक्षम बनाएं कि उसके पास वह सारे कौशल हो, वह सारे स्किल्स, एबिलिटीज़ हो जो कि उसके प्रदर्शन को बेहतर बनाएं। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि किस प्रकार से या कौन से ऐसे कौशल या कौन से ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं हमारे एम्प्लॉयज़ की जिसको हम आगे लेकर चल सकते हैं, या फिर कौन सी ऐसी कमियां हैं यानी कि वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से हमारा कर्मचारी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। तो दोनों ही चीज़ों पर हमें डेवलपमेंट की बात करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ्स को आगे लेकर नहीं चलना होता है। जब हम कोचिंग की बात कर रहे हैं तो एक अच्छा कोच वही है जो उसकी दोनों ही चीज़ों पर यानी कि उसकी अच्छाइयों पर, उसकी स्ट्रेंथ्स पर और उसकी कमियों पर यानी कि वीकनेसेस पर, दोनों पे ही बात करे और दोनों को ही अच्छे रूप से डेवलप करे। अगर उसकी कोई कमियां हैं तो वह यह देखे कि किस प्रकार से, कौन से ऐसे कौशल हैं जिसको वो अर्जित करके उन कमियों को दूर कर सकता है। तो सबसे पहला पहलू इसका होता है पर्सनलाइज्ड डेवलपमेंट। साथ ही साथ जब हम प्रतिभा प्रबंधन में कोचिंग की बात करते हैं तो
इसका दूसरा पहलू है नेतृत्व क्षमताओं को बढ़ाना। आपने देखा होगा कोई भी कंपनी या कोई भी संगठन कैसे अच्छा काम करता है, जब उसका नेतृत्व अच्छा होता है, उसका नेता अच्छा होता है, उसका नेता कौशलपूर्ण होता है। बहुत से संगठन अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन एकाएक उनमें जब परिवर्तन आता है नेतृत्व स्टाइल का, नेतृत्व शैली का, या फिर लीडरशिप मैनेजमेंट में, तो उनका कार्य अच्छे ढंग से नहीं चल पा रहा होता है। तो उसके पीछे वजह क्या होती है कि कहीं ना कहीं पहले जो नेता उस संगठन को आगे लेके चल रहा था वह बहुत ही कुशलपूर्ण था, लेकिन अब जो नेता आया है उसकी नेतृत्व शैली इस प्रकार की है जो संगठन को साथ लेकर नहीं चल पा रही। तो जब हम कोचिंग की बात करते हैं तो कोचिंग के माध्यम से जो कोच होते हैं वे समय समय पर यह कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से अपने ही कर्मचारियों में से वह अच्छे लोगों को छांटें और उनकी नेतृत्व शैलियों को और विकसित करें, जिससे आने वाले समय में संगठन को अच्छे नेता मिलें। सिर्फ यही नहीं, जब हम कोचिंग की बात कर रहे हैं तो इसका तीसरा पहलू है स्किल एनहांसमेंट, यानी कि कौशल संवर्धन। सिर्फ हम स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर ही बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पर यह भी बात करते हैं कि हम अपने कर्मचारियों को नए से नया कौन सा ऐसा प्रशिक्षण उसे दें जिससे वह और ज़्यादा अपने स्किल्स को इन्हांस कर पाए और ज़्यादा सक्षम बने। तो जैसा आप देखते होंगे कि आप अगर मार्केटिंग मैनेजर हैं तो मार्केटिंग मैनेजर को अपना कार्य करने के लिए कुछ कौशल की ज़रूरत होती है, कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है। आप में वो बहुत अच्छे ढंग से हैं, आप बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ एक मार्केटिंग मैनेजर ही बन के रहना चाहेंगे? नहीं, आप चाहेंगे कि आप मार्केटिंग मैनेजर के बाद और सीनियर पोजीशंस लें और लीडरशिप पोजीशंस लें, जिसके लिए आप में जो अभी स्किल्स हैं वो पूर्ण नहीं है। आपको अपने स्किल्स, अपने कौशल, अपने ज्ञान को और बढ़ाना है। तो कोचिंग एक माध्यम है जिससे कोचेस, जो कोच होते हैं, वह अपने ट्रेनीज को आगे आने वाले कल के लिए और बेहतर रूप से तैयार करते हैं। सिर्फ यही नहीं, वह यह भी देखते हैं कि क्या हमारे ट्रेनीज का परफॉर्मेंस, प्रदर्शन निरंतर बढ़ रहा है या नहीं। या मान के चलिए आप एक अच्छे परफॉर्मर हैं, आपका प्रदर्शन अच्छा रहता है, लेकिन एक समय पर आकर आपका प्रदर्शन स्थिर हो चुका है, आप उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप अच्छे हैं, लेकिन आप एक जगह पर आके अगर स्थिर हो गए तो कहीं ना कहीं आपके लिए, संगठन के लिए यह एक अच्छी बात नहीं है। तो जो कोचिंग है, वह कोचिंग के माध्यम से हम यह कोशिश करते हैं कि किस प्रकार हम हर दिन, हर साल अपने कर्मचारियों का प्रदर्शन और बेहतर करें। तो जब हम कोचिंग की बात कर रहे हैं तो सिर्फ यही नहीं, हम इसमें बात करते हैं आत्म जागरूकता और साथ ही साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता की। आपने सुना होगा EQ और IQ। IQ होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जहां पर हम स्किल्स, एबिलिटीज इनकी बात कर रहे हैं, बट EQ होता है इमोशनल क्वेश्चन। भावनात्मक बुद्धिमत्ता जुड़ी होती है EQ से, यानी कि इमोशनल क्वेश्चन से। क्या एक कर्मचारी, एक एम्प्लॉय अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक है? पहली चीज। दूसरी चीज, क्या वह अपने आसपास कार्य करने वाले लोगों के भावनाओं के प्रति जागरूक है या नहीं। तो जब हम बात करते हैं स्किल्स की, बात करते हैं नॉलेज की, प्रदर्शन की, तो इसके साथ ही साथ एक कर्मचारी को भावनात्मक बुद्धिमत्ता होनी बहुत ज़रूरी है। उसे यह समझना ज़रूरी है कि उसके व्यवहार किस प्रकार से उसके आसपास के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, अच्छे ढंग में या बुरे ढंग में, दोनों ही चीज़ों में। तो इससे किसी भी संगठन में एक रिलेशनशिप अच्छे बनते हैं, अच्छे रिश्तों का निर्माण होता है, ट्रस्ट बढ़ता है। जब हम कोचिंग की बात करेंगे तो सिर्फ आत्मनिर्भरता ही नहीं, साथ ही साथ एक कोच यह भी
निर्धारित करता है कि किस प्रकार से उसके ट्रेनी इस तरीके से तैयार हो कि वह आने वाले परिवर्तनों को अच्छे से मैनेज कर पाएं, उनका अच्छे से प्रबंधन कर पाएं और नई तकनीक, नए विचारों को संगठन में लेकर आएं। साथ ही साथ कोचिंग हमें मदद करता है कि हम किस प्रकार से अपने कर्मचारियों को रिटेन कर सकते हैं, कर्मचारी प्रतिधारण, और साथ ही साथ उनको इंगेज किस प्रकार से किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपका कर्मचारी अपने कार्य में संलग्न नहीं है पूर्ण रूप से, तो वह सिर्फ नौकरी कर रहा है, और अगर वह सिर्फ नौकरी कर रहा है तो वह ज़्यादा दिन तक आपके संगठन को विकास की ओर नहीं लेके जा पाएगा, डेवलपमेंट की बात नहीं कर पाएगा। सिर्फ यही नहीं, जब हम बात करते हैं कोचिंग की, तो एक अच्छे कोचिंग प्रोसेस में हमें मदद मिलती है कि किस प्रकार से लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो सीनियर मैनेजर्स हैं, जो शीर्ष अधिकारी हैं, वे आपको कहते हैं कि आपको अच्छा प्रदर्शन करना है। आप भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब आप अच्छा प्रदर्शन कर कर उनके पास पहुंचते हैं तो आपके शीर्ष अधिकारी खुश नहीं होते। अब आपको लगता है कि गलती कहाँ है। उन्होंने कहा आप अच्छा प्रदर्शन करिए, आपने अपनी क्षमताओं के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं है। तो यहाँ पर जिसकी कमी हुई वह हुआ कि आप दोनों ने, आपके शीर्ष अधिकारी ने और आपने मिलकर इस पे बात नहीं करी कि आखिर वो अच्छा प्रदर्शन है क्या, वो अच्छे प्रदर्शन में क्या पाना चाह रहे थे आपसे। तो इसका मतलब लक्ष्य निर्धारित नहीं था, बड़ा ही वेग गोल था कि आपको अच्छा प्रदर्शन करना है। तो कोचिंग में हमें समझ आता है कि जो एक अच्छा कोच होता है वह अपने ट्रेनीज को यह समझाता है कि किस प्रकार से एक स्पेसिफिक लक्ष्य को बनाए, साथ ही साथ कैसे उसको मापें, जिससे कि उसे पता चल पाए कि वह सही कार्य कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो यह थे कोचिंग के कुछ प्रमुख पहलू। अब हम बात करेंगे कोचिंग के प्रकार की। कोचिंग के प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार आता है वह है कार्यकारी कोचिंग। कार्यकारी कोचिंग मतलब एग्जीक्यूटिव कोचिंग। यह ज़्यादातर आप देखेंगे कि संगठन के शीर्ष अधिकारियों को ध्यान में रखकर दी जाती है। इसमें जो कोचिंग दी जाती है, या आप कहिए जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वह शीर्ष अधिकारी, टॉप लीडर्स, टॉप मैनेजर्स होते हैं किसी भी संगठन के। तो जब हम टॉप मैनेजर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो फोकस रहता है वह रहता है रणनीतियाँ किस प्रकार से बनाई जाएं, कैसी अच्छी रणनीति बनाई जाए, किस प्रकार से अच्छे निर्णय लिए जाएं। तो यह सिखाना एक हमारा उद्देश्य होता है इस कोचिंग के माध्यम से, कि किस प्रकार से जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, शीर्ष अधिकारी हैं, वह एक इस ऐसी निर्णय लेने की प्रणाली बनाए या रणनीतिक पॉलिसीज बनाएं और उनको और बेहतर बनाया जाए। सिर्फ कार्यकारी कोचिंग नहीं, साथ ही साथ दूसरा प्रकार होता है प्रदर्शन कोचिंग। प्रदर्शन कोचिंग में जो कोच होते हैं, उन कोच का पूरा ध्यान केंद्रित होता है अपने ट्रेनीज की परफॉर्मेंस यानी कि उत्पादकता को बढ़ाने का, कि प्रदर्शन कैसे बढ़ाया जाए। अब जैसे कि देखिए, हमें पता चला कि कुछ कर्मचारी हैं संगठन में, उनका प्रदर्शन निरंतर रूप से हमेशा खराब ही हो रहा है, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों के लिए हम प्रदर्शन कोचिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रदर्शन कोचिंग में कोच उन्हें यह बताएंगे कि किस प्रकार से या कहाँ पर कमी आ रही है उनके परफॉर्मेंस में। उनके परफॉर्मेंस में कमी कौशल की वजह से आ रही है, या उनकी परफॉर्मेंस में कमी उनके मनोबल की वजह से आ रही है, या और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो परफॉर्मेंस ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्किल्स या एबिलिटीज़ की कमी की वजह से आए। बहुत बार प्रदर्शन की कमी आपके मनोबल की वजह से भी आती है, कि आपका मनोबल नहीं है या फिर आप खुश नहीं हैं अपने जॉब से। आपके पास स्किल्स हैं, कौशल है, लेकिन आप खुश नहीं हैं अलग अलग फैक्टर्स की वजह से। तीसरे प्रकार की जो कोचिंग होती है वह है कैरियर कोचिंग। जब हम थेरी जी या मिलेनियल्स की बात करते हैं तो वह कर्मचारी बड़े ही फोकस्ड हैं, और वह यह जानना चाहते हैं कि अगर मैं यह संगठन ज्वाइन करने वाला हूं
तो मेरा करियर आगे कैसे बढ़ेगा, मेरे करियर में ऐसे कौन कौन से पोजीशंस मुझे मिलेंगी, ये लोग बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस रखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए करियर कोचिंग एक अच्छा माध्यम है जिससे हम अच्छे प्रबंधन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं और साथ ही साथ और प्रशिक्षित भी कर सकते हैं। तो करियर कोचिंग में कोच उन्हें बताते हैं, उन्हें समझाते हैं कि किस प्रकार से वह करियर में आगे बढ़ें, कौन कौन सी ज़रूरतों को लेकर, कौन कौन सी स्किल्स को लेकर उन्हें बढ़ना चाहिए, इस पर ज़्यादा फोकस रहता है। आखिरी में जिस प्रकार की हम बात करेंगे वह होती है टीम कोचिंग। टीम कोचिंग जब हम यह देखते हैं कि संगठन में कोई टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, तो स्पेशली उस टीम को ध्यान में रखते हुए अगर कोचिंग दी जाती है कि कैसे हम उस टीम में कार्यरत लोगों की दक्षता को बढ़ा पाएं, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा पाएं, तो वह होती है टीम कोचिंग। अब जब हम कोचिंग की प्रक्रिया की बात करते हैं, वह तो प्रकार थे, प्रक्रिया में हम प्रोसेस की बात करेंगे कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं इस प्रक्रिया में। तो सबसे पहली चीज जो कोच को करनी होती है, ट्रेनी के साथ बैठकर सिद्धांत स्थापित करें, यानी कि स्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स, कि आपको कोचिंग किस चीज की चाहिए। आपको स्किल से रिलेटेड कोचिंग चाहिए, आपको टीम परफॉर्मेंस से चाहिए, आपको अपने करियर से रिलेटेड चाहिए, तो आपको यह प्रिंसिपल्स, ये सिद्धांत निर्धारित करने होंगे। जब आप ये सिद्धांत निर्धारित कर लेते हैं, तब कोच यह देखता है कि उसका जो ट्रेनी है वह किस स्तर पर है, और वह उसे पता चलता है उसका मूल्यांकन करके। यानी कि अपने ट्रेनी का मूल्यांकन करिए, असेस करिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपने जब निर्धारित किया सिद्धांत को, तो आपको समझ आया कि आपके ट्रेनी को कौशल से रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए या कोचिंग चाहिए, उसमें कुछ कौशलों की कमी है, उसको कुछ स्किल्स नहीं आते हैं, तो स्किल इन्हांसमेंट के लिए उसे अपनी कोचिंग चाहिए। अब पहले आप ये देखिए एक अच्छे कोच होने के नाते कि अभी एट प्रेजेंट जब आप उसको कोचिंग प्रदान कर रहे हैं, तो उस टाइम पर उसके स्किल्स का मूल्यांकन कीजिए कि किस लेवल पर, किस स्तर पर उसके स्किल्स हैं। जब आप मूल्यांकन कर लेंगे तो आपके पास कुछ रिजल्ट आएंगे, क्या वो किन चीज़ों में अच्छा है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है या क्या वीकनेस है या कहाँ पर कमी पाई जा रही है, तो उस पर आप चर्चा करिए अपने ट्रेनी के साथ। जब ट्रेनी के साथ चर्चा करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके भी बहुत सारे पॉइंट्स आपके सामने आएंगे, और उन्हीं पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप और आपका ट्रेनी साथ में बैठकर एक अच्छी कार्य योजना विकसित कर सकते हैं कि किस प्रकार से आप लोग आगे बढ़ें, और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, कार्य योजना को लागू करिए, और आखिरी में समय समय पर देखिए कि प्रदर्शन कैसा आ रहा है, मूल्यांकन करिए। ऐसे ही मत छोड़ दीजिए अपने ट्रेनी को। कोचिंग अपने आप में एक बड़ा निर्णय है, तो अगर आप कोच बन रहे हैं तो आपको समय समय पे यह भी देखना है कि क्या आपका ट्रेनी आगे बढ़ पा रहा है या नहीं। तो यह थी कोचिंग की प्रक्रिया। अब जब हम बात करते हैं दूसरे प्रतिभा प्रबंधन हस्तक्षेप की, तो वह है करियर योजना और विकास, यानी कि करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि थेरी जी और मिलेनियल्स जो हैं, इन सिद्धांतों पर जो वर्कफोर्स हमारे पास है, कर्मचारी हैं, वे बड़े ही जागरूक हैं इस चीज़ के लिए कि उनका करियर ग्राफ क्या है, वो किस प्रकार अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। उन्हें नहीं एक पोजीशन पर, एक डेजिग्नेशन पर 10 साल काम करना है, उन्हें निरंतर आगे बढ़ने की चाहत है। तो आप लोग देखेंगे, क्योंकि आप लोग भावी मैनेजर्स हैं, जल्दी ही मैनेजर बनने वाले हैं, प्रबंधन क्षेत्र में जाने वाले हैं, तो आप यह पाएंगे कि जब भी कोई इंसान कोई कंपनी ज्वाइन करता है तो वह इस चीज़ पर बहुत ध्यान देता है कि कंपनी उसके लिए कौन से करियर डेवलपमेंट या करियर प्लान्स को लेकर आ रही है। अब जब आपको ये चीज़ पता होगी तो आप पहले से ही जब भी सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग करेंगे तो आप अपने कर्मचारियों के लिए एक करियर ग्राफ बना के रखेंगे। जब हम करियर योजना की बात करते हैं तो हाँ, बिल्कुल
हम इसमें फोकस करते हैं व्यक्तिगत लक्ष्यों पर, लेकिन हम उन व्यक्तिगत लक्ष्यों का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर जब मैं शब्द यूज़ कर रही हूँ इस्तेमाल, तो यह एक अच्छे ढंग में है कि हम उसका इस्तेमाल करते हैं अपने संगठन को और विकासशील बनाने के लिए। तो देखिए, इसमें दोनों विन विन सिचुएशन है ये। आप एज एन इंडिविजुअल तो ग्रो कर ही रहे हैं, आपका करियर आगे बढ़ रहा है, लेकिन करियर आगे बढ़ने के लिए आपको क्या ज़रूरत होगी? नए स्किल्स की, न्यू नॉलेज की। जब आप वो अर्जित करेंगे तो आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। जब आप करियर में आगे बढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं संगठन का मुनाफा भी करवा रहे होंगे। तो जब संगठन का मुनाफा हो रहा है तो संगठन आगे विकास की ओर बढ़ रहा है। तो इसमें बात हम इंडिविजुअल लक्ष्यों की करते हैं, मतलब कि व्यक्तिगत लक्ष्यों की बात करते हैं, लेकिन उनको हम लेकर आते हैं रणनीतिक लक्ष्यों के साथ, यानी कि स्ट्रैटेजिक गोल्स जो कंपनी के होते हैं उनके साथ। सिर्फ यही नहीं, जब हम करियर प्लानिंग की बात करेंगे तो आप यह भी देखेंगे, जब आप संगठन के तरफ से अपने कर्मचारियों के करियर प्लानिंग की बात करते हैं तो आप देखिएगा आपके कर्मचारियों का संगठन से जुड़ाव और बढ़ता है, उनका सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि और बढ़ती है। और वह इसलिए बढ़ती है क्योंकि उनके मन में यह विचार आता है कि जब यह संगठन हमारे बारे में इतना सोच रहा है तो हमें भी संगठन को अपना 100% देना है। जिसकी वजह से मैंने ये बोला था कि यह विन विन सिचुएशन है, यह दोनों के लिए ही अच्छी सिचुएशन है। तो जब हम करियर प्लानिंग की बात करते हैं तो आप देखेंगे इसमें हम क्या कर रहे हैं। हम करियर प्लानिंग इस प्रकार से कर रहे हैं कि हम अपने कर्मचारी को भविष्य की भूमिकाओं, यानी कि फ्यूचर रोल्स के लिए तैयार कर पाएं। आगे आने वाले समय में नए नए रोल्स में वो जब आएंगे तो उसकी तैयारी उन्हें पहले से दें। करियर प्लानिंग में आप यह मत सोचिएगा कि सिर्फ आपको अलग अलग डेजिग्नेशंस बनानी है अपने कर्मचारी के लिए, नहीं। डेजिग्नेशंस के साथ साथ, नई भूमिकाओं के साथ साथ आपको यह भी बताना है उसे कि किस प्रकार से वह आगे बढ़ सकता है। आपको उसे प्रशिक्षित भी करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यह समझते हैं कि कोई भी कर्मचारी जब किसी संगठन में जुड़ता है तो आप देखेंगे कि अलग अलग चरणों में होता है वह कर्मचारी। आमूनन रूप पे इसको हमने 4 भागों में विभाजित किया है। तो सबसे पहला जो चरण होता है वह होता है स्थापना चरण। स्थापना चरण में आप देखेंगे कि करीब करीब उम्र 21 से 26 साल के जो लोग होते हैं वह इस चरण में आते हैं। स्थापना चरण यानी कि एस्टैब्लिशमेंट स्टेज। जब इंसान अपने करियर की इस स्टेज में होता है तो उसने नया नया संगठन ज्वाइन किया होता है, नया नया वो नौकरी में आया होता है, संगठन के संस्कृति को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होता है। साथ ही साथ वह अपने नई चीज़ों के लिए, नए स्किल्स को अर्जित करने के लिए बहुत ही खुश होता है, बहुत ही एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसके लिए यह फेज़ बिल्कुल एक नया फेज़ है। यहाँ पर वह कोशिश करता है अपने शीर्ष अधिकारियों से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने का, कि उनसे पता चल पाए कि संगठन किस प्रकार से कार्य करता है, संगठन में कैसे लोग हैं, संगठन में कार्य करने के लिए कौन से कौशल की आवश्यकता है। यह होती है एस्टैब्लिशमेंट स्टेज यानी कि स्थापना चरण। दूसरी स्टेज होती है उन्नति चरण, यानी कि 26 से 40 साल की उम्र के बीच के लोग जो होते हैं वह उन्नति चरण में पाए जाते हैं, यानी कि एडवांसमेंट स्टेज। इस स्टेज में जितने लोग होते हैं वह, अगर हम एक मोटा मोटी तौर पर बात करें तो उनका वो कहीं ना कहीं संगठन में, संगठन की संस्कृति को, संगठन के लोगों को अच्छे से समझ चुके होते हैं। इतनी समझ उनमें विकसित हो जाती है और निरंतर लेकिन वह अपने करियर में आगे बढ़ने की चेष्टा रखते हैं। उनको चाहत होती है कि वह अब अपने और ज़्यादा जो भी स्किल्स उन्होंने अर्जित किए हैं उससे भी और ज़्यादा नई चीज़ों को सीखें और शीर्ष स्तर पर पहुँचें, यानी कि टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप में अपना स्थान बनाएं। यह होता है एडवांसमेंट स्टेज। उनकी चाहत होती है कि वह और आगे बढ़ें
और शीर्ष स्तर पर आकर बैठें, लोगों का नेतृत्व करें, ऐसी पोजीशंस में आए जहां पर उन्हें लीडरशिप रोल्स दिए जाएं। अभी वह आए नहीं होते, लेकिन हाँ, उनकी चाहत इस तरीके की होती है, इसलिए वह मेहनत भी बहुत करते हैं। वह कोशिश करते हैं कि नई से नई चीज़ों को सीखें, अपने अंदर नई से नई चीज़ें लेकर आएँ, एबिलिटीज़ को बढ़ाएं, जिससे कि उनको यह मौका मिले कि वह नेतृत्व स्थान पर आ पाएँ, वह नेता बन पाएँ, टॉप मैनेजमेंट में लीडरशिप में पोजीशन पा पाएँ। तीसरी जो स्टेज होती है वह होती है रखरखाव चरण, यानी कि मेंटेनेंस स्टेज, जो कि 40 से 60 साल की उम्र के बीच के लोगों की होती है। यहाँ पर आके उनको बहुत ज़्यादा नई चीज़ सीखने की चाहत नहीं रहती है, जो जैसा चल रहा है उसमें वह खुश हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका उत्सुकता नहीं होती कि वह नई चीज़ें सीखें। लेकिन हाँ, वह इस रोल में होते हैं कि वह अपने नए, जो अपने निचले स्तर के लोग हैं, जो मैनेजर्स हैं छोटे, उनको कोचिंग प्रोवाइड करें, उनको नई चीज़ें सिखा पाएँ। एक होता है निकासी चरण, विड्रॉल स्टेज, जो कि 60 साल के ऊपर की होती है, जहाँ पर जो कर्मचारी होता है उसको बहुत ज़्यादा अपने संगठन के उद्देश्यों से मतलब नहीं होता। वह अपने संगठन से बाहर निकलने के उद्देश्यों में ज़्यादा रहता है कि वह कैसे अपना रिटायरमेंट प्लान करेगा, रिटायरमेंट के बाद वो क्या चीज़ें करेगा। तो उसका फोकस संगठन से हटकर अपने रिटायरमेंट की तरफ चला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि करियर विकास में कौन कौन सी रणनीतियाँ आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छी करियर प्लानिंग कर पाएँ। तो इसमें सबसे पहला मैं बात जिस पर करूँगी वह है यथार्थवादी नौकरी पूर्वावलोकन, यानी कि रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू। बहुत बार गड़बड़ ये होती है कि लोग नौकरी तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उनको बड़ी ही अलग एक पिक्चर दिखाई जाती है, जो कि बड़ी ही सुहानी पिक्चर होती है कि आप जब नौकरी पर जाएंगे, आप केबिन में बैठेंगे, आपके पास 4 नौकर होंगे, आप सिर्फ फाइलें साइन करेंगे, इस तरीके की चीज़ें। या फिर आपने देखा होगा जब एडवर्टीजमेंट भी निकलता है तो उसमें सिर्फ 4 चीज़ें लिखी होती हैं, 4 भूमिकाएं, रोल्स के बारे में बात की होती है, लेकिन जब आप संगठन में पहुंचते हैं तो आपको 4 की बजाय 8 अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो यह मैं कहूँगी कि यह जो हस्तक्षेप है यह आप हर चरण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप स्थापना चरण में हो या उन्नति चरण में, लेकिन ज़्यादा ये इस्तेमाल होंगे स्थापना और उन्नति चरण के लिए। उन लोगों को आप पहले से बताइए, बिल्कुल क्लियर करिए, साफ ढंग से बताइए कि उनको जब वह किसी नौकरी पर जा रहे हैं, अगर वो मार्केटिंग मैनेजर हैं तो मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन पर उनको यह 10 कार्य करने होंगे, 10 के बाद 11वां कार्य नहीं करना है कोई। तो एक रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू उन्हें दीजिए। जब आप एक रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू उन्हें प्रदान करेंगे तो उनमें और ज़्यादा अपने कार्य के प्रति एंगेजमेंट बढ़ेगा, कमिटमेंट बढ़ेगा संगठन के प्रति, और प्रशिक्षण लागत भी कम होगी। इसके अलावा जो दूसरा रणनीति या हस्तक्षेप की मैं बात करूंगी वह है मूल्यांकन केंद्र, यानी कि असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर आप चारों ही चरणों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। असेसमेंट सेंटर में क्या होता है कि आप मूल्यांकन करते हैं अपने कर्मचारियों की स्किल्स का। इसमें बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, चाहे तो वो रोल प्ले के थ्रू कराया जाएगा, चाहे वो इंटरव्यू एक्सरसाइज की तरफ से कराया जाए। तो अलग अलग एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे सदस्य किस चीज़ में अच्छे हैं, वह प्रबंधन में अच्छे हैं, वह टेक्निकल में अच्छे हैं। तभी हम जब ये मूल्यांकन कर पाएंगे कि वह किस चीज़ में अच्छे हैं, तो उनको उसी जगह या उसी तरह की नौकरियों को प्रदान किया जाए, जिससे कि एक अच्छा पर्सन जॉब फिट हो पाए। इसके अलावा हमें जो एक और रणनीति लेनी चाहिए करियर प्लानिंग में, वह होती है नौकरी का क्रम परिवर्तन और चुनौतीपूर्ण कार्य। जब हम बार बार बात करते हैं मिलेनियल्स थ्योरी, वाई थ्योरी, जी, मैं इसमें सभी को रखूंगी, चाहे आप स्थापना चरण पर हो, चाहे आप उन्नति चरण पर हो, चाहे आप रखरखाव चरण पर हो। आपको कहीं ना कहीं यह सोचने की ज़रूरत है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है।
चाहे आप रख रखाव चरण पर भी हैं, यानी कि मेंटेनेंस स्टेज पर हैं, जहां पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं है नई चीज़ों को सीखने की, लेकिन अगर आपको संगठन में कार्य करना है तो आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, चुनौतियां अपनानी पड़ेंगी। और उन चुनौतियों को अपनाने के लिए आपको चाहिए कि आप अलग अलग कार्यों को सीखें। जैसा कि मैंने बोला, जॉब रोटेशन होना चाहिए, नौकरी का क्रम परिवर्तन। अगर एक फाइनेंस मैनेजर है तो उस फाइनेंस मैनेजर को कुछ दिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाकर मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तकनीकियों को सीख कर आना चाहिए। इससे क्या होगा, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, जिसमें कहीं ना कहीं जब आप अपने कर्मचारियों को हर तरफ से तैयार कर रहे हैं, हर नई चुनौती लेने के लिए तैयार कर रहे हैं, और जब भी वह कोई प्रणाली बनाएंगे, कोई प्रोसेस बनाएंगे, कोई नियम बनाएंगे, तो वह वो नियम हर तरफ से सोचते हुए, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मानव संसाधन हो, हर तरफ से सोचते हुए बनाएंगे। तो यह है नौकरी का क्रम परिवर्तन। साथ ही साथ जब आप रखरखाव और निकासी चरण में होते हैं तो उन लोगों के लिए कंसल्टेटिव रोल्स दीजिए, उनको कंसल्टेटिव रोल्स में डालिए, जिससे कि वह आपके आगे आने वाले लोगों को, कर्मचारियों को, जो कि आपके कर्मचारी न्यू जॉइनीज हैं, उनको मदद प्रदान करें, उनको सिखाएं नई चीज़ें, उनको अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि किस प्रकार से कार्य होता है। सिर्फ यही नहीं, डेवलपमेंटल ट्रेनिंग भी हम सारे चरणों में दे सकते हैं, क्योंकि जब हम डेवलपमेंटल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो यह चाहे आप स्थापना चरण में हो, चाहे आप उन्नति चरण में हो, चाहे आप निकासी चरण में भी हो, वहाँ पर भी रहते हुए आपका डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, अगर आप एक अच्छे संगठनात्मक विकास की बात करते हैं तो। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इसमें एक अलग रणनीति होती है, जहां पर आप कंटिन्यूस बेसिस पर एक इंसान के सदस्यों को उनके करियर की प्रगति और कार्य प्रभावशीलता को कैसे बढ़ाया जाए यह समझाते हैं, यह बताते हैं कि किस प्रकार से वह और प्रभावपूर्ण और दक्ष बन सकते हैं। आखिरी में मैं बात करूंगी करियर विकास की रणनीति में, जो कि है कार्य संतुलन, यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस। बहुत बार ऐसा पाया गया है कि आप एक अच्छे परफॉर्मर होते हैं, आपके पास एक अच्छे स्किल्स होते हैं, आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है, तो इसका मतलब आप बहुत कुशलपूर्ण हैं, आप बहुत ज्ञानी भी हैं, आप उत्पादकता भी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आप कार्य अच्छा नहीं कर पा रहे, आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो कभी कभी यह पाया गया है कि कुछ लोग अपने करियर और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ पर आपका जो टैलेंट है, आपका जो प्रतिभा प्रबंधन ढीला पड़ रहा है, और अपने कर्मचारियों को वो यह नहीं समझ पा रहा कि उनकी उत्पादकता या उनकी दक्षता क्यों कम हो रही है। तो वर्क लाइफ बैलेंस यानी कि कार्य संतुलन सदस्यों को काम और व्यक्तिगत लक्ष्यों को संतुलित करने में मदद करता है, कि किस प्रकार से आप अपने कार्य को भी और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को भी इस तरीके से बैलेंस करके, इस तरीके से संतुलित कर कर आप आगे बढ़ें कि आपका विकास हो और संगठन का भी विकास हो। आप देखेंगे, अगर वर्क लाइफ बैलेंस की रणनीति आप लेकर आते हैं तो आपके कर्मचारियों की संतुष्टि अपने संगठन के प्रति बढ़ती है, उनका कमिटमेंट बढ़ता है अपने संगठन के प्रति, और उनकी अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंटिज्म भी कम हो जाता है, क्योंकि आप उनको मदद कर रहे हैं कि वो किस प्रकार से अपने व्यक्तिगत और अपने कार्य के लक्ष्यों को संतुलित कर पाएं। तो जब संगठन ही या संगठन का प्रबंधन ही उनको मदद कर रहा है, तो वो संगठन से क्यों एब्सेंट होना चाहेंगे या अपनी छुट्टी क्यों लेना चाहेंगे। तो ये सारी थी कि किस प्रकार से आप करियर प्लानिंग और विकास कर सकते हैं अपने कर्मचारियों का। तीसरे हस्तक्षेप जो कि प्रतिभा प्रबंधन क्षेत्र में हम बात करेंगे, वह है प्रबंधन और नेतृत्व विकास, यानी कि मैनेजमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, बहुत सारे संगठन सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं, उनके पास बहुत अच्छा संसाधन होता है, बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत पैसा होता है, बहुत अच्छी बिल्डिंग्स, तकनीक सब होता है, लेकिन वह फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छा नेतृत्व नहीं होता है।
आप क्या समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब कंपनियां ऐसे ही बड़ी नहीं बन गई। इन सब कंपनियों में एक अच्छा नेतृत्व था, लीडरशिप बहुत अच्छा था। लीडरशिप में रहते हुए जो लीडर हैं उनका विजन अच्छा था, उनमें एक काबिलियत थी जो वह सारे लोगों को, सबको साथ में लेकर चलते थे, जिसकी वजह से उनके संगठन आज शीर्ष स्तर पर हैं। तो अब आपको यह समझना है कि आप कैसे मैनेजमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट यानी कि प्रबंधन और नेतृत्व का विकास कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें हमारा जो फोकस रहता है वह रहता है कि किस प्रकार से हम अपने कर्मचारियों को और दक्ष बना पाएं और उन्हें सिखा पाएं कि कैसे वो एक अच्छे नेता बन सकते हैं, लीडरशिप स्किल्स उनमें डेवलप करें। यहाँ पर जिन कौशल की हम बात कर रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप स्किल्स की बात कर रहे हैं। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स या ये कहिए कि इस हस्तक्षेप की एक प्रक्रिया होती है। अगर हम उस प्रक्रिया के तहत चलेंगे तो हम अपने संगठन में अच्छे नेता बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप यह देखिए कि आपको ज़रूरत क्या है आपके संगठन में। देखिए, नेता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो आपको अपने संगठन में किस प्रकार के नेता की ज़रूरत है। हम अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि कौन कौन से प्रकार के नेता हैं, नहीं तो यह व्याख्यान बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपको यह आंकलन करने की ज़रूरत है कि आपको किस प्रकार या क्या आवश्यकता है अपने संगठन में। अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ किस लिए चाहिए, तकनीक बढ़ानी है या आपको अपना रिसोर्सेज बढ़ानी है, क्या करना है। फिर अब ये मूल्यांकन आप करेंगे कैसे, ये 3 चीज़ों पर होता है। सबसे पहले रणनीति का मूल्यांकन करिए, आप अपनी स्ट्रैटेजीज देखिए, आपकी स्ट्रैटेजी है क्या, एक्सपेंशन आपकी स्ट्रैटेजी है या आपको अपना नए इंडस्ट्री में जाना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी। इसके बाद आप ये देखिए कि स्ट्रैटेजी में जो हम बात कर रहे हैं तो संगठन का मूल्यांकन करिए कि संगठन क्या उस स्ट्रैटेजी के तहत चल रहा है आगे, क्या संगठन के पास उस तरीके के संसाधन हैं जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है। फिर आप देखिए कि आपके पास कैसे व्यक्ति हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर मूल्यांकन करिए। अपने संगठन में देखिए कि किस प्रकार की वर्कफोर्स कर्मचारी आपके साथ हैं और उसमें किस किस के पास कौन कौन सी एबिलिटीज हैं, उनमें से कौन से लोग ऐसे हैं जो नेता बनने के काबिल हैं। तो इसके बाद आपको ये देखना है कि किस प्रकार से आप ट्रेनिंग डिज़ाइन करेंगे, प्रशिक्षण डिज़ाइन करेंगे, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाइए और साथ ही साथ फिर उस प्रशिक्षण को डिलीवर करिए, यानी कि प्रशिक्षित करिए। जो भी आपको लगता है कि ये काबिल हैं लोग नेता बनने के, इनमें वो काबिलियत है कि हाँ ये लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं, तो उनको और प्रशिक्षित करिए, उनको और रिफाइन करिए और फिर इवैल्यूएट करिए कि उनमें से कितने लोगों को या कितने लोग अच्छा नेतृत्व शैली लेकर आ पा रहे हैं। तो यह थे प्रतिभा प्रबंधन के हस्तक्षेप। इसके बाद हम जिस पर बात करने वाले हैं वह है कार्यबल विविधता हस्तक्षेप। लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगी कि कार्यबल विविधता होती क्या है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। क्योंकि आजकल जब हम संगठन की बात करते हैं तो हर संगठन में इस पर बड़े ही जोर दिया जा रहा है कि हमारे संगठन में एक तरीके के लोग कार्य नहीं करते हैं, हमारे संगठन में तो कार्यबल विविधता है। तो आखिर ये विविधता है क्या। जब हम यह पाते हैं कि किसी संगठन में अलग अलग आयु के लोग, अलग अलग जेंडर के लोग, अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग रिलीजन भाषा के लोग कार्य कर रहे हैं साथ में, यानी कि एज, जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन, कल्चर, इन सब लोगों के लोग, अलग अलग लोग एक संगठन में जब साथ आके कार्य करते हैं तो उसको हम कहते हैं कार्यबल विविधता। जब हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो कार्यबल विविधता होना किसी भी संगठन में आम बात है। लेकिन जब हम
कार्यबल विविधता की बात करते हैं तो उसमें बड़े सारे चैलेंजेस यानी कि चुनौतियां भी होती हैं। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि कार्यबल विविधता योजना आप बना कैसे सकते हैं, किस प्रकार से आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके संगठन में कहीं ना कहीं हर प्रकार के लोग हों, हर कैटेगरी के लोग हों, हर जेंडर के, हर आयु के कर्मचारी हों। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके संगठन की संरचना कैसी है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, क्या आप उस स्ट्रक्चर में, उस संरचना में अकोमोडेट कर पाएंगे अलग अलग तरीके के लोगों को। तो यह पहले आपको समझना जरूरी है संरचना को। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि कौन कौन सी भूमिकाएं यानी कि रोल्स हैं अलग अलग, और उनमें क्या क्या जिम्मेदारियां यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। क्योंकि जब हम रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को देखेंगे तब हम यह पता लगा पाएंगे कि हम कहाँ कहाँ पर विविधता ला सकते हैं और कहाँ कहाँ पे ज़रूरी है। बहुत सारी जगह ऐसे भी हो सकती है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है विविध वर्कफोर्स की, वहाँ पर अगर एक जैसे लोग कार्य कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन क्योंकि आजकल हम क्रिएटिविटी, नवाचार, विकास, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर क्षेत्र में, संगठन के हर क्षेत्र में, छोटा बड़ा हर क्षेत्र में आप कार्यबल विविधता को लेकर आए। आप ये देखिए कि कौन से ऐसे सोर्सिंग चैनल हैं जिनसे आप नए लोगों को, अलग अलग प्रकार के लोगों को अपने संगठन के साथ जोड़ सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, विविध आउटरीच प्रोग्राम्स देखिए आप कि कैसे हम विभिन्न लोगों को अपने साथ लेकर आए। आप ये इंश्योर करिए कि आपके संगठन में पूर्वाग्रह मुक्त भर्ती होनी चाहिए, यानी कि बायस फ्री सिलेक्शन। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ही जाति के लोगों को लें अपने संगठन में, या फिर अपने ही एज के लोगों को लें, या फिर अपने ही देश के लोगों को लें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बायस फ्री सिलेक्शन होना चाहिए। अगर बायस फ्री सिलेक्शन होगा तो आपके संगठन में आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के लोग, विविध प्रकार के लोग कार्य करेंगे, क्योंकि आप एक ही तरीके के लोगों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ आपको देखनी होगी कि आपको भेदभाव मुक्त कार्यस्थल बनाना पड़ेगा। बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत ही होनहार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वह फिजिकली चैलेंज्ड हैं, तो कंपनी उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं देती, उनको अवसर ही प्रदान नहीं करती कि वह अपना कौशल अपने उस संगठन को दिखा पाएं। तो बहुत सारी जगहों पर जब यह चीज़ होती है तो हम वहाँ पर कार्यबल विविधता की बात नहीं कर पाते हैं। तो हमें यह बायसेस को हटाना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यह समझते हैं कि कार्यबल विविधता आयाम क्या है, यानी कि डायमेंशंस क्या हैं, और उनके लिए आप कौन से हस्तक्षेप को लगा सकते हैं। तो जिसमें हम जो पहली डायमेंशन या पहले आयाम की बात करेंगे वह है आयु विविधता, यानी कि एज डाइवर्सिटी। अब देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे तो संगठन में एक ही प्रकार के लोग होने चाहिए, 40 से 60 साल के। तो आप सोच के देखिए, क्या आज के समय में जहां पर हम हर मिनट विकास की बात कर रहे हैं, तो एक ही प्रकार के लोगों को लेकर आगे बढ़ना सही होगा? बिल्कुल नहीं। आपको एक 21 से 26 साल का इंसान भी चाहिए जो संगठन में एक नई ऊर्जा ला सके, नई तकनीक ला सके, नई सोच ला सके। लेकिन साथ ही साथ मैं यह नहीं कह रही कि आपको 60 साल से ऊपर के लोगों की ज़रूरत नहीं है, आपको उनके एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आपको यह ज़रूरत है कि किस प्रकार से उन्होंने पुरानी चुनौतियों को पार किया, और उन्हीं से बहुत सी सीख हमें मिलती है। तो जब हम एज डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमारे संगठन में हर एज, हर आयु के लोगों का होना ज़रूरी है। अब लोगों का होना ज़रूरी तो है, लेकिन उसके होने से बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। एक 21 साल का नौजवान कर्मचारी जो होगा, उसकी सोच शायद 55 साल वाले कर्मचारी से नहीं मिलती होगी, और वहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है क्लैशिंग की, वहीं पर आ जाती है कन्फ्लिक्ट्स। तो कोई बात नहीं,
उसके लिए हमें सोचना है कि हम क्या करें। तो जैसे अगर मैं पहला इंटरवेंशन की बात करूं तो वर्क रीडिज़ाइन यानी कि कार्य पुनः डिज़ाइन। हम क्या करते हैं कि हम एक ही प्रकार के कार्य हर उम्र के लोगों को दे देते हैं। तो नहीं, आप ये देखिए, आप कार्य को विभाजित करिए। आप देखिए कि आपके संगठन में अगर कुछ कार्य ऐसे हैं जहां पर फिजिकल वर्क की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा आवश्यकता है, तो वहां पर आप नए लोगों को लगाइए जो कि 21 से 26 साल या 27 साल या उसी कैटेगरी में फॉल करते हो। लेकिन कुछ कार्य हैं जहां पर हमें पुराने एक्सपीरियंसेस से चीज़ें सीखनी हैं, हमें रणनीतियां बनानी हैं। मैं यह नहीं कह रही कि नए लोग रणनीति नहीं बना सकते, मैं यह नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि आप कार्य को इस प्रकार से डिज़ाइन करिए कि जहाँ पर जिस वर्ग का, जिस आयु का कर्मचारी जिस चीज़ में ज़्यादा सक्षम है वो वह कार्य करे। अगर हम 55 साल के कर्मचारी को फिजिकल वर्क ज़्यादा दे रहे हैं और उसका एक्सपीरियंस हम यूज़ ही नहीं कर रहे, तो वह भी गलत है। तो वर्क रीडिज़ाइन एक ऐसा इंटरवेंशन है जिसके द्वारा आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग डाइवर्स एज वाले लोगों से आप अच्छा कार्य ले पाएं। इसके अलावा वेलनेस प्रोग्राम्स भी आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो युवा लोग हैं उनके लिए आप फिजिकल एक्टिविटी वेलनेस प्रोग्राम्स रखिए, लेकिन वहीं पर जो थोड़ी सी उम्र में बड़े हैं उनके लिए थोड़े से आध्यात्मिक, थोड़े से स्पिरिचुअल, थोड़े से मेडिटेशन वाले प्रोग्राम्स अगर आप रखेंगे तो वो उसमें ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, उसमें वो ज़्यादा यह बात को समझ सकेंगे कि संगठन हमारे बारे में सोच रहा है। सिर्फ यही नहीं, अगर हम रिवॉर्ड सिस्टम की भी बात करें यानी कि पुरस्कार प्रणाली, उसको भी आप बदल सकते हैं आयु के हिसाब से। क्योंकि देखिए, अगर हम मान के चलें जब इंसान नया होता है, उसने नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, तो उसको बहुत ज़्यादा सिर्फ आप उसका मैगजीन में नाम निकलवा दीजिए, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको मॉनेटरी बेनिफिट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उसको अगर आप सैलरी में 1,000, 2,000, 10,000, 12,000 रुपये का हाइक देते हैं तो उसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई इंसान अपने निकासी चरण पर है यानी कि विड्रॉल स्टेज में है, तो वहाँ पर उसके लिए शायद पैसा इतना महत्व नहीं रखेगा, उसके लिए उसको सम्मान देना उसके लिए ज़्यादा महत्व रखेगा। आपने कंपनी के लोगों के सामने उसको सम्मानित किया सिर्फ एक सर्टिफिकेट देकर ही, तो वह शायद उसमें अपने आप को ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करेगा। तो आप इस हिसाब से रिवॉर्ड सिस्टम में भी चेंज ला सकते हैं। अब एक दूसरे डायमेंशन की मैं बात करूंगी जो है लिंग विविधता यानी कि जेंडर डाइवर्सिटी। इसमें भी आप अलग अलग वर्क रीडिज़ाइन कर सकते हैं, वर्क रीडिज़ाइन इंटरवेंशन आप इसमें लगा सकते हैं। वर्क रीडिज़ाइन इंटरवेंशन मैं आपको बता दूं, हम इसमें इसी विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं एक व्याख्यान में, जिसमें हमने वर्क रीडिज़ाइन किस प्रकार से किया जाता है इस पर बात करी थी। अब यहाँ पर जब हम लिंग के अनुसार बात कर रहे हैं तो वर्क रीडिज़ाइन, जैसे कि अगर वर्किंग मदर्स हैं, वो ऑफिस या संगठन बार बार नहीं आ पा रही, तो उनको रिमोट वर्किंग दीजिए। तो इस प्रकार से आप कुछ वर्क रीडिज़ाइन कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जब हम यहाँ पे भी रिवॉर्ड सिस्टम की बात करें तो उनको शायद चाइल्ड केयर लीव, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं किसी भी संगठन में, कि संगठन हमारे बारे में सोच रहा है। अगर वर्किंग फादर्स हैं तो उनके लिए भी शायद मॉनेटरी बेनिफिट इतना उनको फैसिनेट नहीं करेगा जितना कि उनके लिए भी चाइल्ड केयर लीव शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वो इस स्टेज पर है जहाँ पर उनको अपने परिवार की तरफ भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। आखिरी में मैं जिस डायमेंशन की बात करने वाली हूँ वह है नस्ल, जातीयता यानी कि रेस और एथनिसिटी या फिर विकलांगता, डिसेबिलिटी। यहाँ पर मैं बात करूँगी कि आपको बहुत ज़रूरी है कि अपने संगठन के लोगों को प्रशिक्षित करिए, उन्हें यह बात समझाइए कि अगर कोई विकलांग है तो वह भी उतना ही प्रभावपूर्ण हो सकता है, उतना ही दक्ष हो सकता है कार्य में जितना कि आप हैं।
विकलांगता सिर्फ उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी नहीं है। तो जब हम विविधता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, और वह तभी बन सकता है जब हम अपने कार्य करते हुए लोगों को यह प्रशिक्षित कर पाएँ कि अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग नस्ल के लोग, अगर कोई विकलांग है तो वह सब एक समान है, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तभी हम बात कर सकते हैं अच्छे रूप में कि हाँ, हमारे संगठन में कार्यबल विविधता है। तो प्रिय छात्रों, हमने इस सत्र में जिस पर बात करी वह था कि प्रतिभा प्रबंधन हस्तक्षेप होते क्या हैं, कोचिंग हस्तक्षेप हुआ या करियर योजना किस प्रकार से की जा सकती है, और साथ ही साथ प्रबंधन और नेतृत्व का विकास आप किस प्रकार कर सकते हैं। आखिरी में हमने जिस पर बात करी वह था कार्यबल विविधता और उसके हस्तक्षेप। हमने देखा कि किस प्रकार से डाइवर्सिटी को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने संगठन का विकास कर सकते हैं। मैं समझती हूं कि आपको यह व्याख्यान अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।